तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 16वां फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वित्त आयोग की संरचना, कार्य, शक्ति और फैक्ट पढ़ेंगे। 16वें आयोग से संबंधित सदस्य कौन कौन से हैं। फिर हम बात करेंगे रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी सिफारिश की गई और वो 15वीं रिपोर्ट से कैसे अलग है, इससे जुड़ी हुई चिंताएं और उपाय। तो ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होगी फाइनेंस कमीशन पे, जो आपकी तैयारी में आगे मदद करेगी। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंदर वित्त आयोग की बात की गई है कि क्या है, एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित है। राष्ट्रपति इसको निर्माण करता है 5 वर्ष और या आवश्यकता अनुसार। संरचना क्या है इसकी? 1+4, एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्यों में जैसे अध्यक्ष है वो सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। 4 सदस्यों में से एक सदस्य हाईकोर्ट का जज हो या उसकी योग्यता रखता हो। एक सरकार की वित्त लेखा विशेष ज्ञान हो उसे, एक वित्तीय मामलों प्रशासन का अनुभव रखता हो और एक अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। इनको हटाया कैसे जा सकता है? राष्ट्रपति हटाएंगे। मानसिक रूप से अक्षम है, निंदनीय कार्य कर रहा है, हितों के टकराव में निर्णय लेने में निर्णय न ले जब हितों का टकराव होता है। तो ये जो सिफारिश करते हैं, ये सलाह देते हैं ना, वो बाध्यकारी नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके कार्य क्या क्या है तो हम देखते हैं। सबसे कर वितरण करना, केंद्र और राज्य के अंदर कितना कितना पैसा डिवाइड होगा और राज्यों के बीच में कैसे डिवाइड होगा। ठीक है। फिर अनुदान देगा, राज्यों को अनुदान सहायता। फिर स्थानीय संस्थानों को भी ये धनराशि देगा और भी अलग अलग कार्य करेगा जो भी इसको राष्ट्रपति सौंपते हैं। ये रिपोर्ट सौंपेंगे राष्ट्रपति को, जो संसद में प्रस्तुत होगी। इसके साथ में जो कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत होगी। इसकी शक्ति क्या क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसको शक्तियां प्राप्त होती है। सिविल कोर्ट के समक्ष होता है, ये गवाहों को समन भेज सकता है, किसी भी कोर्ट ऑफिस से साक्षी और सार्वजनिक अपील की मांग कर सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फैक्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट अध्यक्ष था, जो फर्स्ट कमीशन बना था उसका, केसी नियोगी 1952 से 57। सेकंड के संथानम 57 से 62। 15वीं एन के सिंह और 16वें के जो इम्पोर्टेंट इस बार अरविंद पनगड़िया। सचिव कौन है? ऋत्विक रंजनाम पांडे। सदस्य कौन कौन है? मनोज पांडा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, टी रविशंकर और सौम्य कांति घोष। इसका कार्यकाल 5 साल का, 1 अप्रैल से अप्रैल 31 तक। 31 अक्टूबर 25 को इन्होंने रिपोर्ट दी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग है, उसकी सिफारिशें क्या क्या है। तो इन्होंने सबसे पहले कि भाई केंद्र और राज्य में पैसा, तो इन्होंने कहा कि जो भी 41 तो राज्यों को जाएगा और 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट में जाएगा। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि क्षैतिज रूप से कैसे, अब राज्य राज्य के बीच में कौन से राज्य को ज्यादा देने, कौन से को कम देने, ये कैसे डिवाइड होगा। इसके लिए इन्होंने कहा कि आधार है, ये हमारे मापदंड है, इसके आधार पे हम पैसा देंगे। तो अब के इन आधारों में चेंज हुआ है। जैसे 15वें वित्त आयोग 16 हम आधार देखते हैं। आय की दूरी, इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस में ये कह रहे हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है राज्यों की, उसके अंदर डिफरेंस देखेंगे, उसके आधार पे पैसा डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो 15वें में अंदर इसका आधार 45%, जो भी पैसा दे रहे हो उसका 45% वेटेज किसका होगा? आय दूरी का। ये 15वें में था। 16वें में इसको 42.5 कर दिया, इसके अंदर कमी कर दी। जनसंख्या के अनुसार पैसा कितना देना है? 15% अपना वेटेज है, इसको इन्होंने बढ़ा दिया। जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा। फिर जनसांख्यिकी प्रदर्शन, कि भाई जो जनसंख्या को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जनसंख्या कंट्रोल के लिए जो नीतियां बना रहे, कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उनपे पहले 12.5 दिया जा रहा था, अब कितना देंगे? 10%। इसमें भी इन्होंने कमी कर दी। ठीक है। फिर के एरिया, तो एरिया के हिसाब से 15% देते थे, इस बार इसको भी 10% कर दिया, कमी कर दी। फिर जो वन क्षेत्र है, तो पहले 10% वेटेज था वन क्षेत्र का, इस बार भी 10%, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पे सबसे बड़े चेंज हुए, एक तो कर और राजकोषीय प्रयास। जो राजकोषीय नियंत्रण होता है उसको तुम करने के लिए जो सुधार कर रहे हो, और टैक्स को बढ़ाने के लिए सुधार, उसके लिए पहले 2.5% था, ठीक है, अब उन्होंने समाप्त कर दिया है। जीडीपी में योगदान, ये एकदम नया है, ये पहले था नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो जीडीपी में ज्यादा योगदान देगा उसको ऐसे ज्यादा देंगे। तो ये कितने देंगे? 10%। तो इस आधार पे अब 16वें की अपना देखे तो
42.5% आय दूरी किससे देंगे? जनसंख्या 17.5, जनसांख्यिक प्रतिशत 10%, क्षेत्रफल 10%, वन क्षेत्र 10 और जीडीपी में योगदान 10। ठीक है, समाप्त क्या कर दिया? कर और राजकोषीय प्रयास। इस प्रकार ये 100% बन रही, ये वेटेज रहेगा राज्यों में पैसा बांटने का। फिर सरकार फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट देती है, जो अनुदान राशि देती है, उसमें क्या क्या चेंज किए, इसका भी हम देखेंगे 15वें और 16वें में क्या चेंज है। लोकल बॉडी जो अपने पंचायत और नगर निगम, इनको जो पैसे दिए जाते हैं, नगरीय संस्थानों को, ये अभी भी दिए जा रहे हैं। आपदा राहत के लिए अभी भी अनुदान दिया जा रहा है। एक राजकोषीय घाटे के लिए पहले देते थे, तो वो इस बार बंद कर दिया है। 15वें में था, इस बार बंद कर दिया। फिर सेक्टर के हिसाब से पैसा दिया जाता था, शिक्षा, चिकित्सा, इनके लिए पैसा दिया जाता था, अलग से अनुदान देते थे। इस बार नहीं दे रहे हैं। स्टेट के लिए देते थे, कुछ स्टेटों को स्पेशली दर्जा दिया जाता था, उनको थोड़ा पैसा अलग से दिया जाता था, वो भी हटा दिया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अनुदान ग्रांट क्या क्या दिए जा रहे हैं इस बार। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि भाई हम 5 साल के अंदर 9.47 लाख करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, किसको देंगे? शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय को और आपदा प्रबंधन, ये पैसा 3 चीजों में बटेगा। फिर इन्होंने कहा इसमें से भाई 8 लाख करोड़ है ना जो, उसमें से 4.4 लाख तो ग्रामीण को जाएगा, 3.6 शहरी को जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पैसा कैसे जाएगा, इसके लिए ना 3 शर्त रखी। एक तो तुम्हें स्थानीय निकायों का गठन, मतलब चुनाव उनाव कराने पड़ेंगे, गठन करना पड़ेगा। अस्थायी ऑडिटेड खाते, जो भी तुम्हारा अकाउंट है उसको सार्वजनिक करना, लेखा जोखे को सार्वजनिक करना पड़ेगा। ठीक है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, जो राज्य वित्त आयोग है, उसका समय पे निर्माण करना पड़ेगा। ये बातें की। फिर इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो पैसा हम आपको देंगे, ये 80 और 20 में बढ़ जाएगा। 80% तो मूल रहेगा, 20% जो पैसा होगा वो प्रदर्शन के आधार पर देंगे कि आपका प्रदर्शन कैसा है। जो मूल का पैसा होगा उसमें भी आधा तो टाइट रहेगा, आधा अनटाइट। टाइट के मतलब है हर कहीं खर्च नहीं कर सकते, जैसे जल स्वच्छता पे खर्च कर सकते हो तुम ये पैसा, साफ सफाई के लिए, इनके लिए, अपशिष्ट निपटारा। ठीक है, अनटाइट पैसा है, इसमें थोड़ी छूट होती है। ठीक है, जो 20% पैसा है वो परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। ठीक है, जिसमें स्थानीय निकाय स्तरीय परिणामों और राज्य स्तरीय सुधारों के बीच विभाजित किया जाएगा, ये परफॉर्मेंस होगा। फिर इन्होंने कहा कि भाई 10,000 करोड़ रुपए शहरीकरण प्रीमियम अनुदान देंगे, एक मुश्त हस्तांतरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या कहेगा कि जो नगरों के पास वाले गांव है ना, वो शहरों के अंदर विलय कर दिए जाएंगे, और जो ग्रामीण से शहरी संक्रमण नीति के निर्माण को समर्थन देंगे कि भाई आसपास के गांव है वो भी चेंज हो रहे हैं, तो वो उनको भी शहरों जैसे करने के लिए ये 10,000 करोड़ दिए जाएंगे। फिर इन्होंने कहा 56,100 करोड़ रुपए पर विशेष बुनियादी ढांचा अनुदान देंगे। इसके अंदर तुम्हें क्या करना है? व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी है। ये किसको पैसा देंगे? तो इन्होंने कहा 2011 की जनगणना के अनुसार जिस भी शहर की 10 से 40 लाख के बीच जनसंख्या है ना, उसे देंगे ये पैसा। फिर आती है कि भाई इन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए पैसा देंगे। ठीक है, राज्य आपदा राहत एवं प्रबंधन कोष, ये 2 SDRF और SDMF, इनको कितना पैसा देंगे? 2,04,401 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, इसके अंदर भी डिवाइडेशन होता है 20 और 80 का। तो 20% पैसा तो तुम है ना जो रोकथाम के लिए दोगे कि आपदा नहीं आए, इसके लिए तो 20% पैसा खर्च करोगे। ठीक है, रोकथाम के उपाय करोगे, और 80% अगर आपदा आ गई ना, तो उस समय एकदम तत्काल जो भी रिलीफ। ठीक है, अब जो ये पैसा है, ये कैसे इन्होंने वापस कहा कि इस पे जो खर्च होगी ना, उसमें साझेदारी रखेंगे। साझेदारी कैसे रखेंगे कि भाई जो ये आपदा डिजास्टर का पैसा होगा, इसमें जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के राज्य है, वहां पर तो 90-10 के हिसाब से चलेगा, अन्य राज्यों में 75-10 के हिसाब से पैसा खर्च होगा। केंद्र का हिस्सा कितना है इसमें से? 1,55,916 करोड़, मतलब 1,56 मान के चलो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अन्य और क्या क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे पे लगाम लगानी पड़ेगी तुम्हें 2030-31 तक। तो इन्होंने कहा कि जो जीडीपी का 3.5 ही तक कम करने की कहा है, 3.5 से कम करना है आपको, केंद्र को कहा ये, और राज्य को भी कहा है कि भाई 3% के अंदर रुकना है। केंद्र को तो कहा है 3.5,
और राज्य को क्या है 3% के अंदर, ठीक है, राजकोषीय घाटा रहना चाहिए। फिर इन्होंने कहा ऑफ बजट उधारी को समाप्त करना पड़ेगा, और इसके जो भी ये मतलब तुम कर रहे हो ऑफ बजट, इसको आप घाटे में दिखाओगे या लोन के अंदर, ऋण के अंदर शामिल करोगे। फिर इन्होंने कहा केंद्र राज्य की जो संयुक्त ऋण रेशियो बनता है वो जीडीपी के 7.73 से गिरकर 2030-31 की तक 7.3 करना है। 7.3 से लेके अपन को कितना करना है 3.1, ठीक है। ये सेंटर स्टेट ऋण रेशियो ये रखना है अपन को, ये राजकोषीय घाटा हो गया, कंट्रोल करना है। फिर इन्होंने कहा ऊर्जा क्षेत्र के अंदर सुधार करने, इन्होंने कहा जो डिस्कॉम है अपने इनका निजीकरण करो, क्योंकि ये घाटे के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा सब्सिडी, तो इन्होंने कहा कि बिना नकद हस्तांतरण जो पैसा भेज रहे हो बिना शर्त, सॉरी बिना शर्त के तुम जो पैसा भेज देते हो योजनाओं के अंदर, वो बंद करना पड़ेगा, युक्ति संगत उसको करना पड़ेगा। और इसके लिए ऑफ बजट जो पैसा उधार रह रहे उसको भी रोकना पड़ेगा, ठीक है। और सब्सिडी हस्तांतरण जो भी कर रहे हैं उसको पूरा पारदर्शी बनाना पड़ेगा। फिर ठीक है, ये इन्होंने बात की। फिर इन्होंने कहा जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो उद्यम है या जिन्हें अपन पीएसयू कह सकते हैं या सरकारी कंपनी होगी, इनको क्या है आपको बंद करना पड़ेगा, या इनको बेच दो, निजीकरण कर दो, ठीक है, या इनको जारी रखना है तो इस पे रिपोर्ट दो, ठीक है। ये कौन कौन से बंद करने, 308 निष्क्रिय जो पीएसयू इनको बंद करने की सिफारिश की। फिर उन्होंने कहा 4 सालों में से अगर 3 साल तक घाटे में चल रही है तो उसको या तो समाप्त कर दो या निजीकरण कर दो। अगर वो रणनीतिक महत्व के आधार पर जारी रखता है तो उसके लिए तुम्हें रिपोर्ट या निर्णय प्रस्तुत करना पड़ेगा, किस लिए। फिर उन्होंने कहा जो शुद्ध कर आगम पर आंकड़े है ना, आर्टिकल 279 के तहत शुद्ध कर आगमन नियंत्रण मालिका परीक्षक कैग के द्वारा प्रमाणित आंकड़े वार्षिक रूप से प्रकट करने पड़ेंगे तुम्हें। इससे क्या पारदर्शिता बढ़े और राज्य को तो वास्तविक कर हस्तांतरण पर अधिक स्पष्टता सुनिश्चित हो, ये बात की गई। तो इसके अंदर अपन स्लाइड के अंदर देखिए, एक तो इन्होंने कहा है कि भाई राजकोषीय घाटे को केंद्र 3.5 तक रखे, स्टेट 3% तक है, पर केंद्र राज्य ऋण है वो 77.3 से घटा के कितना करना है 73.1 तक लेके आना है। फिर इन्होंने कहा है कि सब्सिडी है उसको युक्ति संगत बनाना है, बिना शर्त कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। और सार्वजनिक जो पीएसयू है वो अगर घाटे में चल रही है तो उसको बंद करो, ठीक है। ये बातें हुई, इससे जुड़ी हुई चिंताएं अब देखते हैं अपन। चिंता है क्या क्या मुद्दे, एक तो इन्होंने कहा जो अपन पैसा दे रहे थे 41% राज्यों की तो मांग थी कि इसको 50% तक लेके जाओ, क्यों, क्योंकि जीएसटी के कारण भाई राज्य स्वायत्ता को कम कर दिया गया है। फिर इन्होंने कहा जो उपकर अधिशुल्क है ना, उसको भी आप शेयर नहीं करता है केंद्र राज्यों के साथ, तो उसको भी शेयर करो और उसको लिमिटेड ही रखो ये चीजें। फिर है क्षैतिज अंतरण सूत्र में परिवर्तन, जो आय अंतर में जो कमी है इससे समता का सिद्धांत कमजोर पड़ता है। 11 की जनसंख्या जीडीपी के योगदान में अधिक भार देने से अधिक आबादी वाले और औद्योगिक राज्यों को लाभ होगा, ये भी इन्होंने का चिंता का विषय है। कुछ राज्यों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है तो उनको पैसा कम मिल रहा है, जबकि जहाँ जनसंख्या ज्यादा है उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। जैसे यूपी बिहार की जनसंख्या ज्यादा है तो उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो इससे मतलब क्या है कि जो कंट्रोल कर रहे हैं जनसंख्या पे वो हतोत्साहित हो जाते हैं। फिर इन्होंने क्या है कि जनसंख्या प्रदर्शन प्रोत्साहन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहे हैं, इससे प्रोत्साहन में कमी आ रही है, दक्षिण के राज्यों में ये चिंता का विषय है। तो इनसे क्या, इन्होंने क्या प्रजनन दर को कम करने के लिए जो निवेश किया था वो उसको कोई मान्यता नहीं मिल रही है, और ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत को नुकसान पहुंचाता है। राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति कर दी गई। तो इसमें क्या है, इनका जो पहाड़ी और विशेष श्रेणी के राज्यों का क्या तर्क है कि भाई संरचनात्मक और भौगोलिक बाधाओं की अनदेखी की गई, कि भाई हमारा जो घाटा वाटा होता था ना वो हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण होता है कि हम पहाड़ों पर है तो वहाँ लिमिटेड ही औद्योगिक विकास कर सकते हो तुम। फिर बजट से इतर उधार पर प्रतिबंध, ऑफ बजट जो बोरोइंग करते थे उस पर अभी रोक लगा दी गई। तो ये रोक लगाना क्या इनका संकुचनकारी चीज माना है कि इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी निवेश में कमी आएगी। फिर अति केंद्रीकरण, इनका केंद्रीकरण ज्यादा किया जा रहा है भाई, कि बंधित अनुदानों में वृद्धि से राज्यों का लचीलापन सीमित हो जाता है।
इससे राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता क्षीण होती है और सहकारी संघवाद की मूल भावनाएं कमजोर पड़ती है। फिर आगे देखते हैं क्या क्या उपाय होने चाहिए। इलास्टिसिटी लिंक्ड ट्रांसफर, इनका राजस्व के अंदर जो वृद्धि कर रहे हैं, वह जिनका राजस्व बढ़ रहा है जितने भी प्रतिशत है, कर प्रणाली में सुधार कर रहे हैं, उन राज्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर चरणबद्ध कार्यान्वयन हो, 15वीं वित्त आयोग के नामांतर हिस्सों से गिरावट रोकने के लिए फ्लोर गारंटी लागू हो। ठीक है। फिर एसएफसी सशक्तिकरण, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए मैचिंग ग्रांट प्रदान किए जाने चाहिए। भाई पैसा तो राज्य वित्त आयोग की अगर सिफारिश है, अगर राज्य माने तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए। अधिभार की सीमा तय करें, उपकर जो अधिभार है पर सीमा कानून निर्धारित किया जाना चाहिए कि वो जो कुल टैक्स अपन इकट्ठा करे उसका 10% ही होना चाहिए और अस्थायी होना चाहिए। फिर अंतरराज्यीय परिषद को पुनरुद्धार करो, अनुच्छेद 263 के अंदर इसकी बात की गई। इससे क्या रियल टाइम फेडरलिज्म सुदृढ़ होगा, अनुदान संबंधी मुद्दों का त्वरित समाधान होगा। इस प्रकार ये चैप्टर हमने देख लिया। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।